शाहिद मेतला साहब जनरल बाजवा से सवाल करते हैं कि मैंने सवाल किया, क्या आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल करवाया था? जनरल बाजवा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मेरे आर्मी चीफ बनने से पहले पीटीआई के दूसरे लॉन्ग मार्च के दौरान पनामा पेपर्स पर समाअत कर चुकी थी। फिर कहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या समझते हैं और पाकिस्तान आर्मी को क्या समझते हैं? हम हर चीज़ पर असरअंदाज नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट तक रसाई नहीं की थी। जनरल फैज़ ने की हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने पूछा कि जनरल फैज़ ये काम खुद से कर सकते थे। जनरल बाजवा कहते हैं कि आप किसी से 8 काम करवा रहे हों तो वो 10 कर ले तो आप उसे पूछ नहीं सकते। वैसे भी पूरी दुनिया में ये होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत से काम जो हैं वो अपनी मर्जी से कर रही होती हैं। मैंने फिर सवाल किया, क्या आपने नवाज शरीफ को नाअहल करवाया? जनरल बाजवा ने कहा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का अपना फैसला था। जब जजेस कहें तो आप क्या कर सकते हैं? जस्टिस खोसा का शरीफ फैमिली से ज़ाती अनाज भी था। शहबाज शरीफ ने 90 की दहाई में जस्टिस खोसा की बहन को तलाक भी दी थी। मुझे नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया था तो मैं कैसे उनको नाअहल करवा सकता था? इसके अलावा भी नवाज शरीफ हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छे और बहुत डिसेंट थे। फौज का नवाज शरीफ की नाअहली में कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फौज के ज़िम्मे सबूत लाने का टास्क लगाया था। सबूत फौज ने मुहैया कर दिए थे। जनरल आसिम मुनीर के अरब ममालिक में अच्छे ताल्लुकात थे। मैंने इनको यूएई भेजा और वो अकामा लेकर आए। मैंने पूछा, यूएई नवाज शरीफ से यमन जंग में साथ न देने की वजह से नाराज़ था और इसीलिए उन्होंने नवाज शरीफ का अकामा दिया। जनरल बाजवा कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस अकामा मिल गया। जब अदालत में पानामा केस चल रहा था तो शाहिद खाकान अब्बासी मेरे पास आए और मुझे दामने को ले गए। वहाँ हम 3 घंटे बैठे रहे। उन्होंने कहा आप पानामा केस में नवाज शरीफ की मदद करें। मैंने कहा कि मैं उनकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने खुद ज़्यादा गलतियाँ की हैं। इन्हें सिर्फ ये कहना चाहिए था कि फ्लैट मेरे वालिद ने खरीदे और बच्चों को दिए तो इन पर सबूतों का बोझ ना आता, कतरी खत भी ना लाना पड़ता। मुझे बहरहाल किसी दोस्त ने बताया था कि मियां नवाज शरीफ ने डाइवो से $5 मिलियन रिश्वत ली थी, $3 मिलियन के फ्लैट खरीदे और $2 मिलियन जिहाद के लिए किसी फलाही ट्रस्ट को दिए थे। मैंने उस शख्स को कहा था कि अच्छा मियां शरीफ नेकी का काम भी करते हैं। जनरल बाजवा ने हंसते हुए कहा। चौधरी निसार ने भी नवाज शरीफ को मना किया था कि JIT के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत न लिखें। फिर चौधरी निसार ने ISI और MI के अफसरान JIT में शामिल न करने का भी कहा, लेकिन नवाज शरीफ ये बात भी नहीं माने। मैंने भी 4-5 बंदों को पैगाम दिया कि नवाज शरीफ को कहें कि JIT में फ़ौज के अफसरों को शामिल करने की मुखालफत करें, लेकिन नवाज शरीफ पूरे एतमाद थे और वो नहीं माने। नवाज शरीफ को यकीन था कि उनके पास दस्तावेज़ात जो हैं वो पूरी हैं। ये अपनी ईमानदारी पर फ़ौज का ठप्पा भी लगवाना चाहते थे, लेकिन मसला ये था कि नवाज शरीफ बरी हो जाते तो सारा मलबा फौज पर गिर जाता। सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाने का फैसला किया तो मैंने DG ISI को बुलाया और कहा कि हमें इस मामले से निकलना है। तो उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम कैसे निकल सकते हैं। मैंने अपने बेटे बैरिस्टर साद से सुप्रीम कोर्ट के नाम खत भी लिखवाया। साद बाजवा अंग्रेजी बहुत अच्छी लिखते हैं। मैंने खत की माजत करने का मामला कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में रखा तो उन्होंने कहा कि हम मातहत अदारा हैं, खत नहीं लिख सकते, चनाचे खत नहीं भेजा गया। मैंने पूछा फिर नाअहली कैसे हुई? सुप्रीम कोर्ट में इंसाफी जज हैं क्या? उन्होंने जवाब दिया कि हम भी तो इंसाफी थे। इस पर उन्होंने बुलंद कहकर लगाया कि हम जनरल्स भी पहले इंसाफी थे जो इमरान खान के इश्क में गिरफ्तार थे। हम समझते थे कि नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, बेहतरी लाएंगे, लेकिन हम गलत साबित हुए। बहरहाल 3 वजूहात की बिना पर मुझ पर नून लीग के दौर में दबाव था। नून लीग की हुकूमत आई तो उसने मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा दिया। फिर पानामा पेपर आ गए, मीडिया में हर तरफ वज़ीर-ए-आज़म चोर है कि गिरदान होना शुरू हो गई। फिर डॉन लीक्स का ट्वीट वापस लेने की वजह से भी फौज के अंदर दबाव था। डॉन लीक्स का ट्वीट वापस लेने के बाद मरियम नवाज के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल ने फौज की बैंड बजा दी थी कि 71 के बाद फौज की दूसरी पसपाई हुई है। इन वजूहात की बिना पर नवाज शरीफ की ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। इस दौरान सलमान शहबाज मिलने आए और सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल में मदद की अपील की तो मैंने इन्हें कहा कि पहले अपनी बाजी को तो संभाल लें, जिसने ट्वीट पर ऐसी की तैसी कर दी है। जनरल बाजवा से पूछा कि शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग
छोड़ देंगे। वो कहते हैं खाकान अब्बासी नून लीग नहीं छोड़ेंगे, वो बहुत काबिल आदमी हैं। बतौर वजीर आजम उन्होंने ज़बरदस्त काम किए, वो माइशत को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। डॉन लीग्स पर सवाल किया तो कहते हैं कि जब मैंने आर्मी चीफ बना तो उसके बाद वजीर आजम से मिलने वजीर आजम हाउस गया तो इन दोनों डॉन लीग्स का बहुत चर्चा था। नून लीग ने इक़्तिदार में आकर सबसे बड़ी गलती जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगाकर की थी। सियासी जमातों को एक बात समझ नहीं आती कि आर्मी चीफ बहुत बड़ी अहमियत होती है और फौज अपने साबका आर्मी चीफ पर कभी समझौता नहीं करती। जब जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा तो फौज नवाज शरीफ के खिलाफ हो गई और फिर फौज ने मुशर्रफ को बचा भी लिया। मुशर्रफ कभी अदालत के रास्ते से गायब होते, कभी कहीं से, और फिर अस्पताल पहुंच गए। जनरल बाजवा ने मुझसे सवाल किया कि आपको मालूम है डॉन लीग्स क्या थी? मैंने कहा जी हाँ, डॉन लीग्स इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की स्टोरी मैंने ARY न्यूज़ पर ब्रेक की थी, जो मेरे कैरियर की बड़ी स्टोरीज में से एक है। मैंने फिर कहा कि सिरिल अल्मेडा ने 6 अक्टूबर 2016 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से खबर दी थी कि शहबाज शरीफ ने DG ISI रिजवान अख्तर से कहा है हम जो भी कलअदम तंजीमों के दहशतगर्द पकड़ते हैं इनको ISI छुड़ा लेती है। फिर एजाज चौधरी ने कहा था कि दुनिया हमें दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेने का कह रही है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें मुकम्मल सफारती तन्हाई भुगतना पड़ेगी। जनरल बाजवा ने कहा कि एजाज चौधरी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, यही हमने फैटफ में भी भुगता था। अब मेरी साइड स्टोरी सुने। जब मैं आर्मी चीफ बना तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए गया तो चौधरी निसार कहने लगे कि हमें डॉन लीग्स को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है, मतलब इंक्वायरी को मुकम्मल करके ख़त्म करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ अरसे के बाद चौधरी निसार के हलके में कोई तकरीब थी, मैं भी गया तो चौधरी निसार ने फिर वही बात की, हमें डॉन लीग्स इंक्वायरी को ख़त्म करना है। इसके बाद मैंने DG ISI नवीद मुख्तार को अपने पास बुलाया और पूछा कि डॉन लीग्स इंक्वायरी का क्या बना, क्या कुछ मिला? जनरल नवीद मुख्तार कहने लगे कुछ सबूत मिले हैं कि सिरिल अल्मेडा ने 70 मिनट परवेज रशीद से फ़ोन पर बात की है, लेकिन ये नहीं पता था कि बातचीत हुई क्या थी। इंक्वायरी कमेटी ने सिरिल अल्मेडा, अजहर अब्बास, राव तहसीन, तारिक फातमी और परवेज रशीद को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल डॉन लीग्स में कुछ भी नहीं था, लेकिन जहां भी जाता तो जूनियर अफसर सवाल करते थे। इसके बाद मैंने चौधरी निसार और इसाक डार से बात की कि सहाफ़ियों का केस CPNE को भेज देते हैं, चूँकि मैं भड़ों के जत्थे को हाथ नहीं डालना चाहता था और बाकियों के खिलाफ इंतजामी एक्शन लेने का फैसला हुआ। फिर मैं नवाज शरीफ के पास चला गया और इन्हें कायल करके कोशिश की कि वो परवेज रशीद पर नहीं मान रहे थे। खैर फिर मान गए और फैसला हुआ कि परवेज रशीद और तारिक फातमी को ओहदों से हटा दिया जाएगा। सहाफ़ियों का केस CPNE को भेजा जाएगा और बाकियों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। इसके एक दिन बाद मैं लाहौर चला गया तो वहाँ पर ARY पर अचानक डॉन लीग्स का नोटिफिकेशन चलना शुरू हो गया। ARY न्यूज़ ने कहना शुरू कर दिया कि देखें, हुकूमत ने शरीक मुल्ज़मान को सज़ा नहीं दी, हुकूमत ने अधूरा नोटिफिकेशन जारी किया था, मीडिया ने फौज पर शदीद दबाव डाला। मैंने उसी वक्त जनरल आसिफ गफूर को फ़ोन किया और अंग्रेज़ी में हुकूमत को बुरा भला कहा और कहा कि इनसे कहो कि पूरा नोटिफिकेशन इशू करें। जनरल आसिफ गफूर ने अपने तौर पर ही नोटिफिकेशन रिजेक्टेड का ट्वीट जारी कर दिया। इस दिन मुझे फाटा जाना था, मैं चला गया और इसके फौरन बाद मुझे फ़ोन आ गया कि वज़ीर आज़म ने मिलना है। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचा तो नवाज शरीफ ने मेरा बाहर आकर इस्तकबाल किया। मेरा ख्याल था कि वो गुस्से में होंगे, कुछ ना कुछ नागवारी का इजहार करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मुलाकात के अख्ताम पर सिर्फ इतना कहा कि जनरल साहब गुस्से में फैसले न किया करें। मेरे दिल में आया कि कुछ गलत हो गया है। 2 दिन बाद वज़ीर आज़म ने चीन जाना था। अब जनरल्स और सियासी लीडर्स मेरे पास आना शुरू हो गए कि ट्वीट वापस मत लें। कभी फौज ने भी कोई चीज़ वापस ली है। इस दौरान ख्वाजा आसफ भी मेरे पास आए, दीगर मुस्लिम लीगियों ने भी आकर कहा कि ट्वीट वापस न लें, लेकिन मैं मुल्क के वज़ीर आज़म को कमतर हैसियत में चीन नहीं भेज सकता था। ऐसे वज़ीर आज़म की चीन में क्या हैसियत होती जिसके इख्तियार में अपनी फ़ौज भी नहीं, और इसके लिए ट्वीट वापस ले लिया। कहते हैं कि जनरल नवीद मुख्तार शरीफ आदमी थे, कोई ज़्यादा बाइख्तियार भी नहीं थे। जनरल फैज़ सारे काम करते थे। मैंने कहा कि इसकी वजह आप थे, आपकी तरफ से जनरल फैज़ को इख्तियार और ताकत दी गई थी। जनरल बाजवा, हाँ ये बात भी थी, और वैसे भी हम पे इमरान खान को लाने का भूत सवार था। कहते हैं डॉन लीग्स का इशू जनरल राहील शरीफ ने एक्सटेंशन लेने के लिए बनाया था, इसमें कुछ भी नहीं था। नवाज शरीफ से जब डॉन लीग्स पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि जनरल राहील और जनरल रिजवान अख्तर जब भी मुलाकात के लिए आते तो जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन की बात करते थे। जनरल रिजवान जनरल राहील के सामने नवाज शरीफ को कहते कि जनरल राहील को 3 साल की एक्सटेंशन दे दें, लेकिन जनरल राहील शरीफ के बाद
وہ نواز شریف کو کہتے ہیں کہ صرف 1 سال کی ایکسٹینشن دے دیں، کیونکہ 1 سال کی ایکسٹینشن کے بعد جنرل رضوان اختر کا اپنا نمبر آنا تھا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ آپ نے جنرل رضوان اور عاصم باجوہ کو معاف کیسے کر دیا؟ جنرل باجوہ کہتے ہیں میرے سامنے کوئی بھی آ جائے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ میں جنرل رضوان کو ISI سے ہٹا کر کمان دینا چاہتا تھا، لیکن مجھے رپورٹ ملی کہ وہ سیاست میں مسلسل مداخلت کر رہے ہیں۔ وہ 2-3 بار ان کی حرکتیں رپورٹ ہو چکی تھیں، کچھ ان کی کرپشن کے بھی معاملات تھے، تو میں نے انہیں فارغ کر دیا۔ عاصم باجوہ نے معافی مانگ لی تھی اور انہیں معاف کر دیا اور انہیں صدرن کمانڈ دے دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اکثر کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، میں کسی کو معافی نہ دوں۔ جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم باجوہ نے جنرل راحیل شریف کو ہیرو بننے کی ڈگر پر ڈال دیا تھا۔ ان کو کہا تھا کہ میں آپ کو ہیرو بناتا ہوں، آپ کرپشن کے خلاف نعرہ لگائیں۔ حالانکہ ضرب عزم میں ایک گولی بھی نہیں چلی تھی، پھر جنرل راحیل شریف نے کرپشن کے خلاف کیمپین شروع کر دی۔ پاناما ٹرائل کے دوران میں نے شجاعت عظیم اور چودھری منیر کو پیغام دے کر نواز شریف کی طرف بھیجا کہ وہ استعفیٰ دے دیں، نااہل ہونے سے بچ جائیں گے۔ 1 سال کے بعد الیکشن ہے تو وہ دوبارہ۔ میں نے سوال پوچھا کہ مریم نواز کو آپ نے رہا کروایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، مریم نواز کے خلاف بھی کیسز کمزور تھے۔ مریم نواز سے آخری ملاقات وزیراعظم ہاؤس کے عشائیے میں ہوئی تھی، تب کلثوم نواز بھی زندہ تھیں، اس کے بعد کبھی بھی مریم نواز سے ملاقات نہیں ہوئی۔